कहानी दुबई हवाई अड्डे पर खुलती है, जहां फ्लाइट किंगडम इंटीस लंदन के हीथ्रो में 7 घंटे की उड़ान पर रवाना होने वाली है। फिर हमें यात्रियों में से एक सैम निल्सन से परिचय कराया जाता है, जो कोई सूटकेस के बिना और केवल एक छोटे कागज के बैग के साथ पहुंचता है। बैग में उसकी पूर्व पत्नी मार्शा के लिए एक छोटा उपहार होता है, जिससे वह सुलह करना चाहता है। इस बीच मार्शा अपने नए बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ लंदन में है और वह सैम को टेक्स्ट करके उसे विमान पर चढ़ने के लिए नहीं कहती। हालांकि सैम कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और उड़ान खुल जाती है। कुछ समय बाद एक नजदीकी यात्री ह्यूगो सैम के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उससे परेशान होता है और उसे बोलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद नाओमी नामक एक लड़की शौचालय में प्रवेश करती है और वहां फर्श पर एक गोली की खोल खोजती है। वो बहुत डर जाती है और उसे यह सुनिश्चित नहीं होता कि उसे क्रू को चेताना चाहिए कि नहीं। उसके बाद वह अपनी सीट पर वापस जाती है और अपने दोस्तों से इसके बारे में बताती है। इस बातचीत को सुनते हुए एक बुजुर्ग आदमी नामक टेरी पहुंचता है और लड़की से पूछता है कि क्या गलत है। नाओमी उसे गोली दिखाती है और पूछती है कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। टेरी फिर कहता है कि वह इसे ले लेगा और केबिन क्रू को सूचित करेगा। हालांकि कर्मी के पास गोली ले जाने के बजाय टेरी उसे स्टुअर्ट नामक एक आदमी को दिखाती है, जो सैम के पास पहली क्लास में बैठा है। दोनों चर्चा करते हैं कि कैसे उनकी योजना लड़की की खोज के कारण बाधित हो गई है। वे निर्णय लेते हैं कि वे 3 घंटे पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वहीं सैम उनकी बातचीत का अवलोकन कर रहा है और उनके व्यवहार से संदेह कर रहा है। इसके बाद टेरी बाहर आती है और लड़कियों से झूठ बोलती है। उन्हें बताती है कि गोली एक पहले के निरीक्षण में एक सैनिक से थी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नाओमी उस पर भरोसा करती है, लेकिन उसकी अन्य 2 मित्र अभी भी संदेह कर रहे हैं। कुछ समय बाद लड़कियों का शक अभी भी बना हुआ है, इसलिए वे कैबिन क्रू सदस्य आर्थर को बुलाती हैं और उससे गोली के बारे में पूछती हैं, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं लगता है। बस तभी टेरी से देखती है और सोचती है कि उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि क्रू करे। इसलिए कुछ ही सेकंडों बाद टेरी, स्टुअर्ट और अन्य यात्रियों ने जेडन, लुइस और जेमी नामक बंदूकें निकाली और यात्रियों और कर्मचारियों को धमकी देने लगे। वे सभी से कहते हैं कि वे अपनी सीट ले और अपने सेल फोन बंद कर दें। जब तक आर्थर पायलट्स को चेताने की कोशिश करता है, तब तक जेमी उसके पास पहुंच जाता है। इसी बीच पायलट कप्तान रॉबिन हाईजैक का ध्यान देते हैं और दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को गंभीर सुरक्षा घटना की सूचना देते हैं। तभी स्टुअर्ट द्वारा मजबूर एक क्रू सदस्य नामक कॉलेट रॉबिन से कॉल करती है और मांग करती है कि वह कॉकपिट खोल दे। ये स्टीवर्ट मानता है कि उन्हें उनके अनैतिक संबंध का पता है और रॉबिन को धमकी देता है कि वह दरवाजा खोल दे या वह कॉलेट को मार देगा। फिर रॉबिन कॉलेट की जान बचाने के लिए कॉकपिट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सह पायलट अन्ना इसे मना करती है। रॉबिन गुस्सा हो जाता है क्योंकि अन्ना का विरोध जारी रहता है, इसलिए उसने बार बार उसे मारा और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इससे हिचहाइकर्स को विमान पर पूरी नियंत्रणा मिल जाती है। बंदूक के निशाने पर रॉबिन दुबई प्राधिकरणों को सूचित करता है कि सुरक्षा घटना झूठी थी और सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन अब्दुल्ला जिसे वह बात कर रहा है वह मना नहीं हो रहा है। फिर हिचहाइकर वाईफाई को बंद कर देते हैं, लेकिन सैम, जिन्होंने अपना फोन छिपाया था, मार्शा को टेक्स्ट करते हैं कि वे एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। दुबई हवाई अड्डे पर एक महिला बैगेज हैंडलर नीला अपने परेशान पति से फोन पर बात करती है। पृष्ठभूमि में उनकी बेटी की चीख सुनाई दे रही है। वह घर जल्दी लौटती है ये देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन पाती है कि घर में कोई नहीं है। लंदन में वापस मार्शा अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ सैम के टेक्स्ट संदेश के बारे में बात करती है, जो भी एक डिटेक्टिव अधिकारी है। काई, जो सैम और मार्शा का बेटा है, दावा करता है कि उसके पिता कभी झूठ नहीं बोल सकते और उन्हें खतरे में होना चाहिए। डेनियल संदेश पर जाते हैं और सैम के पेशे के बारे में पूछते हैं। फिर मार्शा और काई यह बताते हैं कि सैम को आमतौर पर तब बुलाया जाता है जब बहुत कुछ दांव पर होता है और संगठन वास्तव में अपने संघर्षों को सुलझाना चाहता है। इसके साथ वह व्यापार में शीर्ष समझौता करने वालों में से एक के रूप में माने जाते हैं। इसी बीच विमान पर सैम अपनी सीट से उठता है, स्टुअर्ट के पास जाता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। वह स्टीवर्ट को आश्वस्त करता है कि अगर वे उसे सुरक्षित रूप से घर लौटने देते हैं तो वह उन्हें जो कुछ भी वे चाहें करने में मदद करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वे त्रुटियां न करें। वह आगे कहते हैं कि जबकि अधिकांश लोग डर जाएंगे और अपने आदेश स्वीकार कर लेंगे, कुछ निश्चित रूप से उन्हें लड़ने की कोशिश करेंगे और हाहाकार मचा देंगे। स्टीवर्ट जवाब नहीं देते, लेकिन वह सैम के पासपोर्ट की एक तस्वीर लेता है और उससे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहता है। कुछ पलों के बाद जेमी सैम से उसका फोन खोलने का आदेश देती है और उसके मैसेजेस की जांच करती है, लेकिन उसे वह आखिरी संदेश नहीं मिलता जिसमें उसने मार्शा को हाईजैक की सूचना दी थी। थोड़ी देर बाद प्लेन पर 2 आदमी हिचहाइकर्स को बाहर निकालने का फैसला करते हैं, इसलिए वे जेडन के प्रहार और परास्त करने का प्रयास करते हैं। उसकी बंदूक गिरते समय चल जाती है, जिससे बाकी लोगों का ध्यान घटना की ओर खींच लिया जाता है।
कुछ समय के लिए वे हड़कंप में होते हैं क्योंकि वे खोई हुई बंदूक नहीं ढूंढ सकते, लेकिन सैम अंततः उसे खोज लेता है और अपनी विश्वास योग्यता और भरोसा बढ़ाने के लिए उसे स्टुअर्ट को देता है। लंदन में वापस डेनियल अपनी पूर्व प्रेमिका जारा को फोन करता है, जो काउंटर आतंकवादी में काम करती है, और अनुरोध करता है कि वह जांच करे कि क्या सैम की विमान पर कोई घटना हुई है। वह सहमत होती है और लंदन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने परिचित से संपर्क करती है, जो फिर दुबई एटीसी पर्यवेक्षक से संपर्क करते हैं। हालांकि दुबई की सुरक्षा ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा घटना एक झूठी अलार्म थी और संदेश जहरा को भेजा जाता है, जो डेनियल को सूचित करती है। डेनियल भी मार्शा से संपर्क करता है और उसे अच्छी खबर सुनाता है और दोनों, वह और उसका बेटा, राहत की सांस लेते हैं। वहीं विमान पर सैम कुछ मैगजीन के पीछे लिखता है और उसे स्टुअर्ट को पास करता है। यह बताता है कि पायलट समस्या है। वह फिर स्टीवर्ट को रॉबिन को कॉकपिट से बाहर ले जाने के लिए मनाता है क्योंकि सिस्टम ऑटो पायलट पर है। तो स्टुअर्ट रॉबिन से समझने की कोशिश करता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, और जानने के बाद कि विमान स्वयं उड़ सकता है, वह रॉबिन को उसकी सीट पर वापस ला देता है। अब जब पायलट पहली कक्षा में है, सैम अपनी योजना के अगले चरण पर जाता है। वह एक इन फ्लाइट खेल का उपयोग करके रॉबिन से बात करता है, विशेष रूप से चैट सेटिंग। चैट में रॉबिन सैम को सूचित करता है कि अभी तक भूमि प्राधिकरणों से संपर्क नहीं किया गया है, और चूंकि वे इराकी वायुडाल में प्रवेश करने जा रहे हैं, यदि इराकी एटीसी को कप्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वे सैन्य जेट उड़ाने की तैयारी करेंगे। किसी को नहीं पता कि क्या होगा। फिर सैम मानचित्र को देखता है कि हवाई जहाज कहाँ है, और यह समझता है कि वे बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों बाद बगदाद वायु यातायात अधिकारी से कॉकपिट में एक कॉल आती है। सैम हाईजैकर्स को सूचित करता है कि कप्तान को एटीसी से संपर्क करना होगा, क्योंकि अगर वे नहीं करेंगे तो इराकी सैन्य जेट को गिरा देगा। हिजाइकर्स अन्ना से बगदाद एटीसी के साथ संवाद करने का दबाव डालते हैं, लेकिन वे संदेह करने लगते हैं और कैप्टन से बात करने का अनुरोध करते हैं। हालांकि रॉबिन खेलने से मना कर देता है, इसलिए वे उसे कॉकपिट में खींच लेते हैं। वह अंततः एक रैक से बात करता है, जिससे पता चलता है कि वे सुरक्षित हैं। फिर वह उन्हें आगे की जांच से बचाने के लिए झूठ बोलता है। जब रॉबिन कॉकपिट से बाहर निकलता है, वह एक डायल को थोड़ा सा हिलाता है, जिससे विमान की प्रक्षेप वक्र में परिवर्तन होता है। इसके बीच लंदन में एक महिला नामक एलिस एक ब्रिटिश वायु यातायात नियंत्रण केंद्र में काम करने के लिए देर से पहुंचती है। वह दुबई प्लेन में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानती है और उसे सूचना मिलती है कि आतंकवाद रोकथाम शामिल थी, लेकिन वह एक झूठी चेतावनी थी। हालांकि एलिस विवरणों के प्रति काफी संशयवादी है और त्वरित रूप से अपने बॉस से परामर्श करती है। उसके बॉस ने भी इसे अपने दिमाग में फिर से सोचा और दुबई संपर्कों के साथ दोबारा जांचने के बाद इराक एटीसी वे वास्तविक समय में उड़ान का मार्ग साझा करते हैं, जिससे पता चलता है कि विमान ने अपने मार्ग को 3 डिग्री बदल दिया है। एलिस यह समझती है कि यह विमान उन्हें समस्या के बारे में सूचित कर रहा है और मदद मांग रहा है। उसी समय दुबई एटीसी का ऑपरेटर अब्दुल्लाह कैप्टन की आश्वासन के बावजूद संदेह व्यक्त करता है कि वे सुरक्षित हैं। बाद में जब उसकी शिफ्ट समाप्त होने वाली होती है, वह अपने प्रधान के साथ अपने ब्रिटिश समकक्ष की बातचीत सुनता है। अब्दुल्ला यह सोचने लगते हैं कि पायलट को दबाव डालने के लिए कहा गया था कि उड़ान पर सब कुछ ठीक है। फिर वह सुरक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं और अधिकारी से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाने का अनुरोध करते हैं। उसने ध्यान दिया कि नीला, जो सामान सुरक्षा जांच में थी, अचानक एक फोन कॉल प्राप्त करने के बाद अपने बैग लेकर भाग गई। अब्दुल्लाह सुरक्षा अधिकारी से पूछते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दी, और अधिकारी का जवाब होता है कि वह अचानक बीमार हो गई थी। रेन अब्दुल्ला नीला को कॉल करते हैं। बाद में उन्हें अपने घर में 2 ब्रिटिश पुरुष मिलते हैं, जो घर साफ करने वाले का दावा करते हैं। दोनों पुरुषों ने उसे बताया कि नीला और उसके पति ऊपरी तल पर हैं। अब्दुल्ला ऊपर की ओर जाते हैं और पुकारते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बाथरूम में प्रवेश करता है और नीला और उसके पति की मृत्यु की खबर से भयभीत हो जाता है। हालांकि उसे पहले कि वह कुछ कर सके, एक सफाई कर्मी उसे सिर में गोली मार देता है। इस बीच लंदन में जब एलिस को पता चलता है कि उड़ान KA-29 सामान्य मार्ग का पालन नहीं कर रही है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेंटर चेतावनी जारी करता है और अन्य प्राधिकरण शुरू करते हैं जांच। वह यूके की काउंटर टेररिज्म टीम से झारा से संपर्क करती है ताकि अजीब संवाद के तथ्यों की स्पष्टता कर सके। इसके बाद सारा अपने कार्यालय जाती हैं ड्यूटी ऑफिसर को सूचित करने के लिए। वह अंततः उन्हें विचलन की सूचना देती है और एलिस टीम को यह समझाती है कि उसने संभावित हज़ाक कैसे समझ लिया। विमान में सैम एक सीरियस बात के बारे में अन्य यात्रियों की बात सुनते हैं, लेकिन वह अरबी में बात कर रहे एक मध्य वयस्क जोड़े को समझने में असमर्थ है। मिस्री पति ने सैम को एक महत्वपूर्ण बात बताने का फैसला किया, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है क्योंकि वह अपने पति की जान को खतरे में डालना नहीं चाहती। हालांकि एक महिला जिसका नाम एलिसिया है, सैम और ह्यूगो के लिए उस बात का अनुवाद करती है।
वह कहती है कि इजिप्शियन आदमी का दावा है कि हिजाइकर्स की बंदूकें नकली हैं। जब लीशा पूछती है कि उसे कैसे पता है, तो मिस्री आदमी मानता है कि उसका 30 वर्षीय सैन्य करियर हिजाकिंग में विशेषज्ञता है, बस जैसे मैं। बस तभी लुइस उन्हें बातचीत करते हुए देखता है और उन्हें धमकी देता है। हालांकि सैम उसे बताते हैं कि चूंकि मिस्री आदमी अपने पोते पोतियों को फिर कभी न देखने के डर से डर रहा है, इसलिए अन्य यात्री उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई जानकारी के साथ ह्यूगो ने खुद तय करने के लिए समस्या की जांच करने का फैसला किया कि गोलियां नकली हैं। सैम इसके खिलाफ सलाह देते हैं क्योंकि यह उनकी बचाव योजना को खतरे में डाल सकता है। फिर भी ह्यूगो कहता है कि उसे बीमार होने का नाटक करके शौचालय जाना होगा, जहां वह एक कागज के टुकड़े पर संदेश लिखता है। ह्यूगो अपनी सीट पर लौटने से पहले कागज की गेंद को इकोनॉमी क्लास में फेंकता है। एक महिला इसे देखती है और उस नोट को लेती है जिसमें ह्यूगो ने उससे फर्श पर गोलियां ढूंढने की अनुरोध की है। अंत में वह घुटनों पर जाती है और इसे खोजने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन लुइस उसे देख लेता है जब तक वह अपनी सीट पर वापस नहीं जा सकती। वह कहती है कि वह अपने चश्मे ढूंढ रही थी, तो लुइस उन्हें जमीन से उठाता है और उसे बैठने का कहता है। कुछ ही पलों बाद हवाई जहाज तुर्की पहुंचता है, जहां एक इस्तांबुल आधारित अधिकारी पायलट से हवाई जहाज पर सब कुछ सुरक्षित है इसकी अनुमति मांगता है। जब रॉबिन इसे सत्यापित करता है तो अधिकारी पूछते हैं कि फ्लाइट की दिशा में क्यों बदलाव हुआ है, लेकिन रॉबिन का दावा है कि यह एक मूर्खतापूर्ण त्रुटि थी। कॉल के बाद रॉबिन एक बार फिर स्टीवर्ट को मानने के लिए कोर्स बदलते हैं, लेकिन उनकी हरकतें लगातार हवाई अधिकारियों को उड़ान पर वास्तव में क्या हो रहा है इसका संदेह करने लगती है। लंदन में विदेशी सुरक्षा ने काउंटर आतंकवाद को एक रणनीति आरंभ करने के लिए हरी झंडी दी। वे हिजाकिंग की मान्यता पर काम करना शुरू कर देते हैं। डेनियल का अनुरोध है कि जारा उन्हें विमान सूची प्रदान करें ताकि वह नामों को डाटाबेस के खिलाफ चेक करके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर सकें। जारा यह पता चलता है कि विमान पर एक अपराधी है, एक आदमी जिसका नाम जॉन डी कॉलिंस है, जिसे भीतर भयानक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और जो सिर्फ 3 दिन पहले छोड़ दिया गया था। हालांकि उसे अन्य यात्रियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। इन नतीजों से आश्चर्यचकित होकर जारा मैनिफेस्ट को डैनियल के लिए आगे की जांच के लिए भेजती है। जब वह इसे जांचता है, डैनियल पाता है कि 5 यात्री तकनीकी रूप से मौजूद नहीं हैं और उन्हें किसी भी सरकारी डाटाबेस में नहीं मिला जा सकता। वह जारा को इसके बारे में सूचित करता है और वे समझते हैं कि उन्होंने अब अपने 5 हिजाइकरों की पहचान कर ली है। विमान स्टीवर्ट कुछ समय के लिए वाईफाई चालू करता है और जमीन पर किसी से कॉल करता है। फिर हम समझते हैं कि वे भी कुछ लोगों के आदेशों पर काम कर रहे हैं जो शायद पूरे ढोंग के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। हम देख सकते हैं कि हिजाइकर भी काफी डरे हुए हैं और यह संभवतः उनका पहला समय है जब उन्होंने इतने बड़े अपराध का आचरण किया है। इसी बीच उड़ान के यात्रियों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि उन्हें निश्चित नहीं है कि क्या वे एक और दिन देख पाएंगे। बाद में स्टीवर्ट को शक होता है कि रॉबिन अपनी गेमिंग चैट के माध्यम से अन्य लोगों से जुड़ रहा है। वह रॉबिन को धमकाता है और उसे जवाब पाने के लिए उस पर चिल्लाता है। जब वह रॉबिन के सिर में मारता है, सैम उसकी बाहों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। स्टीवर्ट सैम को बचाव में देखकर क्रोधित हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह स्थिति का नियंत्रण खो रहा है, इसलिए वह सैम को डराता है और धमकी देता है कि यदि वह फिर से हीरो बनने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार देगा। उसके बाद उसने सभी स्क्रीन्स को बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद ह्यूगो सम को यह बताता है कि स्टीवर्ट ने विवाद के दौरान किसी को भी नहीं मारा। इसका सबूत यह है कि बंदूकें नकली हैं। इसी बीच आर्थर संवाद को सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक गोली नहीं पाई, लेकिन एक लड़की ने उनके यात्रा में पहले ही पाई। सैम फिर मिस्री आदमी से पूछते हैं कि क्या वह साबित कर सकता है कि गोलियां खाली हैं। फिर मिस्री आदमी एक कागज पर असली और नकली गोलियों की छवियां बनाता है ताकि वे अंतर समझ सकें। उसके बाद कैबिन क्रू ने अनुरोध किया कि खाना और पेय पदार्थ सर्व किए जाएं। हालांकि स्टीवर्ट केवल उन्हें पानी की बोतलें वितरित करने की अनुमति देते हैं, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट्स पानी बांट रहे होते हैं। नाओमी और उसके दोस्तों को 2 संभावित गोलियों की एक चित्रांकन दिया जाता है। फिर लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने जो गोली देखी थी वह स्केच बी के अनुरूप है। यह साबित करते हैं कि हिजाइकर ब्लैंक गोली का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही सैम को यह पुष्टि मिलती है, वह एक हिजाइकर का सामना और समाप्त करने का फैसला करता है। वह हुगो को सलाह देता है कि उन्हें अपने चांस लेने और उनमें से सबसे कमजोर को खत्म करने की जरूरत है। वह टेरी को सबसे कमजोर मानता है और उसे अनुरोध करता है कि ह्यूगो उस पर हमला करे, लेकिन ह्यूगो इतना डर गया है कि वह सम को बताता है कि वह इसे नहीं कर सकता। वहीं अर्थशास्त्र वर्ग में एक आदमी नासिर अपने चाचा की स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। उनके चाचा को उनका इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जो कैबिनेट के अंदर एक बैग में रखा जाता है। इससे नाश्ते हिजाइकर जेडन से दवा लेने की अनुमति मांगता है, लेकिन जेडन सहमत नहीं होता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है।
नासिर वापस लड़ने का फैसला करते हैं और अपने चाचा की दवा लेने जाते हैं। हालांकि जेडन उसे मारता है और दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जिससे हवाई जहाज पर हाहाकार मच जाता है। जब यह लड़ाई चल रही होती है, सैम स्थिति का फायदा उठाता है और हवाई जहाज के पीछे घुस जाता है। वह विमान के पिछले हिस्से की ओर जाते हुए घबराए हुए लोगों के पास से गुजरते हैं। स्टीवर्ट भी सनसनी देखता है और अपनी खुद की चाल चलने का फैसला करता है। वह एक बैग से असली गोलियों को निकालता है और अपनी बंदूक में खाली गोलियों की जगह असली गोली डालता है। अन्य हिजाइकर्स खाली हो सकते हैं, लेकिन स्टीवर्ट अब एक घातक हथियार के साथ हथियार बन गए हैं। इसी बीच सैम टेरी की ओर बढ़ता है और उस पर हाथापाई करता है, लेकिन लड़ाई टेरी की बंदूक उस पर ताने हुए समाप्त होती है। जैसे जैसे टेरी सैम को धमकाता रहता है, सैम उससे गोली मारने की अनुरोध करता है। वह मूल रूप से टेरी से ऐसा करने की चुनौती देता है क्योंकि वह विश्वास करता है कि बंदूक खाली है। ठीक उस समय स्टुअर्ट विमान के पिछले हिस्से की ओर तूफान लाता है, एक लोडेड बंदूक निकालता है और उसे किसी पर तानता है। अचानक एक बंदूक चलती है और ध्वनि हर जगह गूंजती है, जबकि इस एपिसोड का अंत होता है।